लेक्चर 1 में हमने कहाँ तक किया था बताओ? मॉलिक्यूलरिटी और रेट कांस्टेंट का डिफरेंस दिखने बोला था। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में या मॉलिक्यूलरिटी और रेट कांस्टेंट के बीच में के बारे में? ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने, मॉलिक्यूलरिटी रेट कांस्टेंट लिख लिया हमने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमने सीख लिया। ऑर्डर निकालने के तरीके सीख लिए, मतलब एक तरीका सीखा हमने ऑर्डर निकालने का, दैट इज बेस्ड ऑन टेबुलर एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन टू अस, उसके हिसाब से हम मैनिपुलेट करके ऑर्डर निकाल लेते हैं। यही सीखा अभी तक, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि हमने जीरो मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ हमने पढ़ा है पूरा, है ना, मतलब बेसिकली dy बाई या dA बाई dt इज इक्वल्स टू सम k इंटू a k इंटू a टू द पावर 0, ये सब पढ़ा है हमने। इंटीग्रल रेट लॉ नहीं पढ़ा अभी, ये ना, मतलब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन अलग से तो नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं पढ़ा अलग से, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल रेट लॉ, और उसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। लिखा था क्या हमने? रेट लॉ लिखा था ना। तो इंटीग्रल रेट लॉ इंटीग्रल रेट लॉ क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमें रेट लॉ पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट जो है वो, मीनिंग ये होता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो आपको ये पता करना है कि अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। जैसे अगर कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के टाइम के साथ अगर हो गया तो उस रिएक्शन का हाफ अमाउंट कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट का, या रिएक्टेंट का कंप्लीट कंजम्पशन होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारे वेरिएबल हमें कैलकुलेट करने होते हैं। सिंस वी नो कि काइनेटिक्स इज बेस्ड ऑन हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन गोज, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट और टाइम का रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि कितना रिएक्टेंट कितने टाइम बाद कितना बचेगा, राइट। सो इंटीग्रल रेट ये लॉ ये है कि आप इंडिविजुअली डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को और उनके वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें बातें नहीं भी, सबसे फर्स्ट इसमें हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और कैसे इसमें कैलकुलेट करना है वो हम समझेंगे। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जहां पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हमने ये भी पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर वही हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, राइट। तो आप लिखेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट्स से वी हैव रिएक्टेंट A which converts into product P, तो आप लिखेंगे माइनस D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस DA बाई dt, और प्लस DP बाई dt भी लिख सकते हो उसको। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into concentration of A to the power 0 because it's a zero order reaction। तो ये तो 1 ही हो जाएगा। If rate is independent of concentration, तो ये टर्म हो गया 1। तो आप लिखेंगे माइनस DA by dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा माइनस DA इज इक्वल टू K dt। इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? A0 से लेके AT तक। इसका मतलब ये है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका था कितना? A0। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T इज AT, विच माइट बी C0 से CT। कॉन्सेंट्रेशन है तो C के टर्म में भी लिख सकते हैं। सिंस रिएक्टेंट हमने A लिया है तो हम A के टर्म में लिख रहे हैं कि A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है AT, और इक्वल टू KT। इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से T तक। इसका मीनिंग ये है कि टाइम जब 0 था, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई थी, तो A की कॉन्सेंट्रेशन A0 के बराबर थी, और जब रिएक्शन T टाइम आगे चली गई है तो A की कॉन्सेंट्रेशन AT के बराबर है। वो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या कैलकुलेट करना होगा, वो देख लेंगे हम आगे। अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, बेसिकली इंटीग्रेट करें अगर हम इस डेटा को,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डीए का इंटीग्रेशन तो ए ही होता है ना। तो आप लिखेंगे ए, और जिसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी, मैंने माइनस राइट साइड में भेज दिया, ये जो नेगेटिव साइन था ना इधर भेज दिया, सेम बात है ना, माइनस के टी। अब इसको अगर रखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के टी होगा क्या, इतना तो इंटीग्रेशन आता होगा आप लोगों को, है ना। फिर ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है, उसका वेरिएशन मिल गया अपने को, कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हमें इससे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, ओके ओके। नाउ अगला जो अपना पार्ट होगा इसमें वो ये पता करना, तो खैर एटी वर्सेस टी का ग्राफ बता सकते हो आपसे कोई पूछे तो। ना इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। एटी क्या है, कोई पूछेगा एटी क्या है तो क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को एक बार वापस देखते हैं, ए गिव्स पी, ए नॉट 0, ए नॉट माइनस एक्स एक्स, वेयर ए नॉट, इस बार एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, विच इज एक्चुअली ए नॉट माइनस एक्स जो है वो एटी के बराबर है टेक्निकली, उसको हम एटी भी बोल सकते हैं, या फिर ए नॉट में से कितना कंज्यूम हुआ जो बचा वो भी बोल सकते हैं। तो यहां से दिस टर्म, दिस होल टर्म इज इक्वल टू एटी, दिस होल टर्म इज इक्वल टू क्या, 80। और अगर ये 80 है तो यहां पे हम 80 की वैल्यू डाल दें, तो 80 की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहां से मिल जाएगा क्या, एक्स इज इक्वल टू के टी। तो दोनों फॉर्मूला मिल गया हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये दोनों लिखो, फिर इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। मॉलिक्युलरिटी नहीं किया था क्या हमने, तो लिखा तो उसमें समझ में आया होगा ना। मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं इन एनी स्टेप। जैसे मान लो एक रिएक्शन है A प्लस 2B गिव C, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है, कि कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। जैसे मान लो एक रिएक्शन है 2A प्लस B गिव C, उसकी मॉलिक्युलरिटी भी 3 है। कोई रिएक्शन है 3A गिव्स D, मॉलिक्युलरिटी 3 है उसकी। ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता, वो हमेशा इंटीजर ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसमें एक स्टेप है ही नहीं, मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी और ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता उसमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं है मॉलिक्युलरिटी। बस यही है, दो मेन पॉइंट्स है, बाकी जो लिखा है वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा पॉइंट्स। ये लिख लिया आपने यहाँ पे, इन वेरिएबल्स का मतलब जरूर लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। एटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी। बाय द वे गाइस एक चीज और ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पे दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, इसलिए ये दोनों रिलेटेड है। अगर मान लो A गिव्स 2P होता तो X की जगह 2X होता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, है ना, कि अगर स्टोइकियोमेट्री बदलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन का भी उस हिसाब से फॉर्मेट बदलेगा, पर वो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, अभी नॉर्मल समझो इस सही में।
ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया उनको मैं एक टास्क देता हूं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाफ लाइफ. हाफ लाइफ ये होता है जब आधा कंपोनेंट कंज्यूम हो जाए, आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. तो आप ये पता करो कि हाफ लाइफ का जनरल फॉर्मूला क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. जिनका हो गया डेरिवेशन वो करो जल्दी से. हाँ नहीं, टी हाफ लाइफ इज नॉट आधी लाइफ. हाँ, ए नॉट बाई टू, ए टी विल बी ए नॉट बाय 2. यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है. सो हाफ लाइफ, नेक्स्ट लिखो आप हाफ लाइफ. हाफ लाइफ, कोई पूछे आपसे डेफिनेशन हाफ लाइफ की क्या होती है तो आप बोलोगे वो टाइम जिसमें आधी कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो जाती हो. ठीक है, टी एनीथिंग इज अमाउंट ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम उस ड्यूरेशन में. सो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, लिखो आप टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ हाफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ हाफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. सो ए से पी बना रहे हो प्रोडक्ट वही सेम. इनिशियली ये ए नॉट था, ये 0 था. एट एनी टाइम टी ए टी था, ये कुछ एक्स था. अब ये ए नॉट बाई 2 हो जाए तो ये भी ए नॉट बाई 2 बनेगा वैसे तो अभी के हिसाब से, है ना? समझ पा रहे का? तो यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है ना उसी को हम कहते हैं टी हाफ. ऐसे लिखते हैं इसको, टी हाफ. फिर से लिख देता हूं मैं, टी हाफ. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. अब कैसे निकालेंगे देखो, डेरिवेशन बहुत सिंपल है. फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था क्या, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. क्या था? ए टी क्या हो जाएगा टी हाफ पे. व्हेन टी इज टी हाफ ए टी इज ए नॉट बाई 2. तो यहां आ जाएगा ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. और टी क्या हो जाएगा, टी हाफ के बराबर हो जाएगा. तो यहां से टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. देन आपसे कोई पूछेगा इसमें हाफ लाइफ के बाद बोलेंगे टाइम फॉर कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या करेंगे? रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए क्या करोगे? हाँ, हाफ लाइफ का डबल. कुछ नहीं, देखो हो सकता है, यू राइट, विच इज ट्रू, एक्चुअली राइट, बट ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है जो आप बोल रहे हो, हमेशा ये ट्रू नहीं है. तो बेसिकली क्या ट्रू है? ट्रू ये है कि सर टी कंप्लीशन का मतलब है ए टी 0 हो गया, पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया. मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ कि टी सी का मतलब है ए टी इज इक्वल टू 0, है ना, कि रिएक्टेंट बचा ही नहीं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम मस्ट बी 0. तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा क्या, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी सी. टी सी इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन. तो यहां से आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज इक्वल टू ए नॉट बाई के विच इज एक्चुअली 2 टाइम्स टी हाफ. But this is not always true. This is true only for zero order reaction. तो साथ में आप ये भी नोट करके लिखोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल अमाउंट कंज्यूम करने के लिए इक्वल टाइम लगता है ना, कि 2 से 1 मोल जाने में जितना टाइम लगेगा 1 मोल से 0 मोल जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, है ना. पहले इतना लिखो फिर वो स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, लिख लेना. हाँ हाँ वही होता है, वही होता है. हाँ
हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है डेफिनेशन? टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज कंज्यूम्ड। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होगी? टाइम in which half of the initial concentration is consumed, या time required for completion of consumption of half of the initial concentration। हाँ वहां भी लिखा था हमने पोलोनियम का हाफ, वो भी वही है कि अगर 1 मोल पोलोनियम लेके आए हो तो आधा मोल होने में कितना टाइम लगेगा उसको। बस ये कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और रेडियो एक्टिविटी में ये होता है कि वो डिकम्पोज होकर दूसरे न्यूक्लियाई बनाता है, तो पोलोनियम का अमाउंट कम होता जाएगा विद टाइम, है ना। ये लिख लिया आपने। अब जो नोट में लिखवाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो आप, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक चांस पक्का, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन equal amount is consumed in equal time intervals। For zero order reaction, equal amount is consumed in equal time intervals, which is not true for first, second and other order of reactions। This is valid only for zero order reaction, है ना। मीनिंग ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर मान लो स्टार्टिंग में आपके पास 10 मोल था, तो 10 से 9 मोल जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही 9 से 8 मोल जाने के लिए भी लगेगा, उतना ही 8 से 7 के लिए लगेगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर में मान लो आपके पास 10 मोल है, तो 10 से 5 जाने में जितना टाइम लगेगा, 5 से 2.5 जाने में उतना टाइम लगेगा, और 2.5 से 1.25 जाने में उतना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। सो वो हर मोमेंट का परसेंटेज सेम होता है उसमें, कि इस वैल्यू से 50% जाने में जितना टाइम लगेगा, अगली वैल्यू से 50% जाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो वहां परसेंटेज सेम होता है, यहां अमाउंट सेम होता है। यहां एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम होता है, वहां परसेंटेज टर्म्स में सेम होता है। एग्जैक्टली, इसलिए हाँ, सो जीरो ऑर्डर में 2 से 1 मान लो x लगा टाइम, तो 1 से 0 में क्या लगेगा, अनदर x, तो टोटल क्या हो जाएगा 2x। तो मतलब जितनी हाफ लाइफ होगी उसका डबल कंप्लीट लाइफ होगी, वही यहां पे हुआ है ना। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या होता है, 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, 0.25 से 0.125, 0.125 से 0.0625, ऐसे करते करते कभी जीरो होगा ही नहीं। मैथमेटिकली दिस नंबर इज नेवर जीरो। अगली वैल्यू का हाफ 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 होता जाएगा, वो जीरो के क्लोज हो जाएगा, बट जीरो कभी नहीं होगा। विच मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती, वो जीरो के क्लोज हो जाएगी बट जीरो नहीं होगी। एनीवेज, तो वो हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड चीज जो इसमें आती है कि एक बार सारा फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो हमें क्या मिला कि कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एक तो ये फॉर्मूला निकाला हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू के टी, ये दूसरा फॉर्मूला निकाला हमने। तीसरा फॉर्मूला निकाला हमने टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, और फोर्थ फॉर्मूला था टी सी इज इक्वल टू ए नॉट बाय के। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक डेटा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इन्हीं से जीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है। लेकिन एक और चीज है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और वो है ग्राफ, है ना। सो ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं। मैं आपको नाम लिख के देता हूं, आप पहले ट्राई करो, फिर मैं साइड ड्रॉ कराता हूं। एक ग्राफ होगा पहला आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम।
दूसरा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तीसरा आपको ड्रॉ करना है कॉन्सेंट्रेशन का, तो हो ही गया, हाफ लाइफ वर्सेस टाइम, या पहले रेट वर्सेस टाइम बना लो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, एंड टी हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बस ये 5 ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको, कुछ नहीं है, इन सबकी इक्वेशन लिखो, ग्राफ अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, और आप उसके इंटरसेप्ट से पता करो कि क्या क्या इंटरसेप्ट होंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। हाँ, विथ डिक्रीजिंग स्लोप। प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग होगा, यस, विथ ओरिजिन, है ना, रिएक्टेंट का डिक्रीजिंग होगा। ट्राई कर लिया? हाँ हाँ, फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्ट्रेट लाइन होंगे, ये कर लिया सबने। एक विथ डिक्रीजिंग स्लोप जो ए नॉट से स्टार्ट होगा और ए नॉट से स्टार्ट होते होते 0 तक जाएगा। इफ दिस y एक्सिस कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस कंटेन्स टाइम, तो टाइम जो होगा, जब टाइम हो जाएगा ए नॉट बाई के, तभी तो कंप्लीशन होगा ना, ए नॉट बाई के पे 0 हो जाएगा, तो इसका x इंटरसेप्ट होगा ए नॉट बाई के और y इंटरसेप्ट होगा ए नॉट, है ना। दूसरा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ए नॉट तक जाके रुक जाएगा। मैथमेटिकली इट मस्ट गो टिल इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली जब रिएक्टेंट लाए ही ए नॉट हो तो प्रोडक्ट भी तो ए नॉट ही बना पाओगे, तो प्रैक्टिकली वो ए नॉट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तीसरा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी लाइन बनेगी, कांस्टेंट लाइन, है ना, y एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड x एक्सिस के पैरेलल, अगर y एक्सिस पे रेट है और x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है। और तीसरा होगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, भी वही होगा, क्योंकि जब रेट वर्सेस टाइम भी वही होगा, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा तो टाइम पे क्या डिपेंड करेगा? सेकेंड वाला ना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट पे तो वैसे, हाँ होने दो, पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है ना कि वो डिपेंड ही नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे, कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता तो हम उसको जीरो ऑर्डर कहते ही नहीं ना। हाँ, तो ये तो मीनिंग है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़े या घटे डजंट मैटर ना। यू नॉट ड्रॉइंग दिस बेस्ड ऑन टाइम, कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती तो क्या रेट ज्यादा होता, नहीं, ऐसे आप ये मत सोचो कि रिएक्शन कंटेनर में क्या हो रहा है, और तुम उसको उल्टा रीड कर लो ना कि सर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है फिर भी रेट चेंज नहीं हो रही, ऐसा जरूरी थोड़ी ग्राफ को ऐसे ही रीड करना है, ग्राफ को ऐसे भी तो रीड कर सकते हैं। ओके, चलो तो मैं सारे ग्राफ अब ड्रॉ करता हूं। हाँ जी, पहला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, यही था ना, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन,
जो स्टार्ट होगा कहां से, ए नॉट से, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो होगा ए नॉट बाय के, और जो इसका स्लोप होगा वो होगा माइनस के। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी दे सकते हैं कि अलग अलग नंबर दे देंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, डेल वाई बाय डेल एक्स करके रेट कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि वही स्लोप होगा, और इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन बिकॉज इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। सो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, और इसका स्लोप होगा क्या कि, और वैसे तो ये ए नॉट पे जाके रुक जाएगा ना, प्रैक्टिकली ये ए नॉट तक ही जा पाएगा, और ये ए नॉट बाई के तक, क्योंकि ए नॉट बाई के पे तो रिएक्शन खत्म ही हो जाती है ना। ठीक है, तीसरा क्या था, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे रेट है विच इज इक्वल टू के, हमें पता ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना भाई। ठीक है, तीसरा रेट वर्सेस टाइम, राइट, मतलब फोर्थ वाला रेट वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती है, कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है तो क्या कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, आंसर इज नो। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि रेट खुद कांस्टेंट है ना, दिक्कत तो ये कि रेट इज इक्वल टू के है, तो कुछ भी बदलो रेट बदलना ही है, के रहेगा। ऑल्सो इन सब की इक्वेशन तो आपको याद है ना, जैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसके हिसाब से बनाया हमने। ये वाले का क्या, x इज इक्वल टू के एक्स के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी के हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। ओके, लास्ट क्या था, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ टी हाफ वर्सेस ए नॉट है। गाइस ध्यान दो, इसका मीनिंग पहले समझो। प्रैक्टिकली जब एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करोगे तो टाइम के साथ ए घट रहा है, सो वी नॉट सेइंग कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो एक रिएक्शन है जहां पे ए नॉट है 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 300, तीसरे में है 500, तो कैसे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ कैसे बढ़ेगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली मत सोचो कि सर हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ कैसे रहा है, नहीं बढ़ेगा, वो हम मैन्युअली चेंज करेंगे तो ही। इस बेसिकली इसका मतलब ये कि अगर आपने डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया होता तो हाफ लाइफ क्या होती, तो ऐसा कुछ होगा। और इसका स्लोप क्या होगा, देखो t इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, सो स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 के। हाँ जी, इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया था क्या, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, और ग्राफ को और लिखोगे तो 1/2k इंटू ए नॉट लिख सकते हैं क्या, तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, जहां पे x यहां पे रहा ये x और ये रहा y, और स्लोप क्या हो गया m 1/2k, स्लोप हो गया 1/2। हमें क्या पता, क्या पता k 0.0008 है, वी डोंट नो ना कि k की वैल्यू क्या है। तो आप तो ये अज्यूम करो कि सर k 1 से ज्यादा है इसलिए इसका स्टीप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोई डाउट इसमें नहीं, क्वेश्चन करें फिर। रेट वर्सेस, सिंस रेट इज इक्वल टू k डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट्स अ रेट कांस्टेंट, तो रेट तो कांस्टेंट ही है ना, तो रेट वर्सेस टाइम बना लो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बना लो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बना लो, कुछ भी बना लो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। बोलो, क्लियर है ये, ओके।
नेक्स्ट लिखो आप क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जीरो ऑर्डर में। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन for a zero order reaction, time required for concentration to decrease from 20 to 10 unit is 100 minutes. Calculate time for completion. रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? I mean, come on guys. कितना? नहीं, मिनट भी बताओ ना भाई। हाँ तो फिर इतना बड़ा उल्टा कान क्यों पकड़ रहे हो? 12,000 सेकेंड्स है ना। सो 20 से 10 जाने में 100 मिनट लग रहा है, तो 10 से 0 जाने में और 100 मिनट लगेगा, तो टोटल कंप्लीट होने में कितना मिनट लगा? 200 मिनट। सिंपल है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये भी डिराइव किया था कि टी कंप्लीशन इज 2 टाइम्स टी हाफ, और टी हाफ क्या होता है? 20 से 10 जाना ही तो टी हाफ होता है ना। हाफ लाइफ का मतलब ये कि इनिशियल का आधा हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो 2 इंटू हाफ लाइफ है 100, दैट इज 200 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Calculate rate constant. For a zero order reaction, following graph is given. Calculate rate constant
यूनिट जो मतलब इनएप्रोप्रिएट यूनिट्स, आपको यूनिट का ध्यान नहीं देना अभी। बेसिकली अगर मैं लिखता 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ 3 इंटू या 0.001 लिखता, 0.002 लिखता तो ज्यादा जगह लगती, इसलिए मैंने x 2x 3x 4x लिख दिया और फिर x की वैल्यू 10⁻³ है वो भी लिख दिया, ताकि आपको स्केल बड़ा ना बनाना पड़े, छोटे से स्केल पे काम हो जाए। कितना 50/8 राइट, 50/8 है। हाँ भाई, पीछे वालों विजिबल नहीं है क्या ये? ठीक है, अब दिख रहा है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? रेट कांस्टेंट क्या होगा? राइट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड, राइट। सो k is equals to slope, negative of slope actually, that will be equals to magnitude of delta y by delta x, actually delta c by delta t, है ना। बोलोगे सर डेल्टा c बाई डेल्टा t तो रेट होता था, पर जीरो ऑर्डर में रेट ही तो k होता है, राइट। सो वो सेम ही आएगा, आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, राइट। तो यहां से डेल्टा c कितना है? 0.05 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 0.8, सॉरी 8 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि डिफरेंस में फाइनल इनिशियल इसमें भी जीरो है और इनिशियल उसमें भी जीरो है, तो 0.05 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 0.008, दैट्स द नंबर। तो यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा 50/8, दैट इज 6 पॉइंट कितना? 6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताओ, आपको टेबल का लास्ट टाइम फिल करना है कि ये अलग अलग टाइम पे दिया हुआ है कि भाई जब 0 मिनट हुआ, स्टार्टिंग से दिया हुआ सब कुछ कि 0 से 3 मिनट, फिर 0 से 6 मिनट, देन ऐसे करके। तो आपको बताना है कि 0 कब हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ 120, यस करेक्ट। भाई हर 0.5 यूनिट के लिए आपको 3 मिनट लग रहा है, तो 20 में कितने ऐसे 0.5 यूनिट्स हैं? 40, और हर 40 के लिए 40 इंटू 3 120। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? है ना। T फॉर ईच 0.5 यूनिट इज इक्वल टू 3 मिनट्स। तो T फॉर 20 यूनिट्स will be equals to 20 by 0.5 into 3, that is 120 मिनट्स। किसी को डाउट है तो बता दो। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 120 मिनट्स होगा। अच्छा, जीरो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस ये है कि रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकती. ओनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. ठीक है भाई. नेक्स्ट लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना. जीरो ऑर्डर की होगी कहानी, बाकी मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ज्यादा डेरिवेशन और कहानी है. सो दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रल रेट लॉ ड्रॉ करना, मतलब बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, हाफ लाइफ, वही सारे सेम वेरिएबल्स बट फॉर्मूला डिफरेंट होगा, डेरिवेशन अलग होगा थोड़ा. तो इस बार मान लो कि ए गिव्स बी है या ए गिव्स पी है, प्रोडक्ट कुछ है ना. तो आप क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ये लिखोगे टू द पावर 1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो के लिख दिया हमने, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं. ना इसको लिखोगे माइनस डी ए क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट. सो माइनस डी ए बाई ए नीचे ले आया मैं, इज इक्वल टू के डी टी होगा क्या, देखो. सो डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, जीरो से टी तक, ए नॉट से ए टी तक. कोई डाउट यहां तक? नहीं. अब ये बताओ कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x. तो यहां से हो जाएगा क्या, ln a, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है, लिमिट हमें a नॉट से a t तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, क्योंकि इसकी भी लिमिट t से जीरो से t तक डालना है, बट t की वैल्यू जब जीरो डालोगे तो वैसे भी जीरो ही आ जाएगा. सो माइनस के टी. अब यहां पे ये क्या आएगा, ln ए टी माइनस ln ए नॉट होगा क्या, देखो ये इज इक्वल टू माइनस के टी. तो ln ए माइनस ln बी को ln ए बाई बी भी लिखते हैं हम लोग. तो एक तो यहीं से एक फॉर्मूला काम का अपने यहीं से आ जाएगा क्या, कि ln ए टी इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तुम, तो आएगा log ए टी इज इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303, है ना. log को ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log ए टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट माइनस के टी होगा, 2.303 से डिवाइड कर दिया मैंने. ये दो फॉर्मूला आ गया जो कि लॉग के ग्राफ ड्रॉ करते टाइम काम आएंगे. नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस इक्वेशन जो यहाँ पे हमने लिखा था, यहां से डेरिवेशन को कंटिन्यू करोगे तो आपको मिलेगा ln ए टी बाई ए नॉट, ln ए टी बाई ए नॉट, क्योंकि ln ए माइनस ln बी इज ln ए बाई बी, इज इक्वल टू माइनस के टी. ये भी एक फॉर्मूला है जो बहुत काम आता है. उसके बाद ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी होगा क्या, देखो. ln को जब हम इधर ले जाएंगे तो ई हो जाएगा क्या, बेस. अरे बोलो, पता है क्या ये सब, लॉग तो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने. तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी. ये रहा आपका कॉन्सेंट्रेशन टाइम रिलेशन, कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम टी. ठीक है. अच्छा, अब ए टी को तुमको और क्या लिख सकते हो, ए नॉट माइनस एक्स. ए टी कैन बी रिटन एज ए नॉट माइनस एक्स, वेयर एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो इसको मैं लिख देता हूं ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर
माइनस के टी। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1 ए नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, वेयर x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप लिखते रहना साथ साथ में, ये बाद में भूल ना जाओ। ये हो गए फर्स्ट ऑर्डर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी हाफ लाइफ का बचा है। टोटली डिपेंड्स ऑन कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेते हो, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ही फर्जी है, ये एकदम इजी सा चैप्टर है। थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आज के क्लास के एंड में करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बस वही इकलौता डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। हाँ, ऑफिशियली 5 है। 5 लेक्चर। हाँ हाँ, इसके बाद ऑर्गेनिक ही होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी ये फिजिकल चल रहा है। लिख लिया क्या? अब आपको ग्राफ बनाने हैं, जिन्होंने लिख लिया उनको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट टाइम ग्राफ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। हाँ, वो जो 5 ग्राफ थे वो बनाने हैं आपको। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि लेके आए थे 150 होने में कितना टाइम लगेगा, 50 का 25 होने में कितना टाइम लगेगा, 25 का 12.5 होने में कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। हाँ, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डिपेंड करता है कि इनिशियली क्या लेके आए थे। जैसे ए नॉट बाई 2K है, तो पहले 100 लेके आएंगे तो 100/2K, 50 लेके आओगे तो 100/2, मतलब 50/2K, तो वैसे होगा, है ना? नहीं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो या तो ए पे डिपेंड करेगा या बी पे डिपेंड करेगा ना, फर्क ही नहीं पड़ता ना कैसे है ओवरऑल ऑर्डर। हाँ भाई, लिख लिया, ये छाप लिया क्या? करें आगे फिर? ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ। पहले एक बार सारा डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर सारा फॉर्मूला एक जगह लिखेंगे, देन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? सो हाफ लाइफ का क्या होता है कॉन्सेप्ट? टी हाफ। टी हाफ का मतलब ये है कि ए टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, ये फिक्स है ना? तो ए नॉट बाई 2 रखेंगे तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था क्या, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसको जब तुम ए नॉट बाई 2 लिखोगे तो इसको लिखोगे ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी की जगह टी हाफ आ जाएगा, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ई को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हाफ होगा क्या? देखो जरा एक बार बताओ मुझे। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल करने के बाद दोनों तरफ हमने ln ले लिया, तो ये हो गया ln 1/2 और ये हो गया ln e टू द पावर माइनस के टी विच इज इक्वल टू माइनस के टी। सिंप्लीफाई करोगे तो ln 1/2 भी कुछ नहीं होता, माइनस ln 2 होता है, राइट? सो माइनस ln 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी 1/2, टी हाफ आ जाएगा यहां से ln 2/k। अच्छी बात क्या है कि ln 2 कोई फिक्स वैल्यू मतलब वेरिएबल नहीं है, ln 2 खुद फिक्स होता है। कितना? ln 2 की वैल्यू होती है 0.693/k। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक तो हमें यह सीखने को मिल रहा है कि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
कि 100 से 50 जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना 50 से 25 जाने में लगेगा, और 25 से 12.5 जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका 50 से 25 जाने में लगा था. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. मान लो ऐसा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी कभी ऐसे भी काम हो जाता है अपना, है ना, कि आपको ये सब डेरिवेशन नहीं करना पड़ता, ऐसे काम हो जाता है कि भाई यहां से यहां तक का टाइम लगा टी हाफ, तो यहां से यहां का भी टाइम कितना लगेगा टी हाफ, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, यहां से अनदर टी हाफ, यहां से अनदर टी हाफ, क्योंकि जहां हो वहां से आधा जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगा था, यहां से यहां जाने के लिए टी हाफ. तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ध्यान रखना कि अगर इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के 1/2 मल्टीपल्स में है या 2 मल्टीपल्स में है, दैट इंडिकेट्स कि कोई ना कोई हाफ लाइफ इन्वॉल्व है. और अगर कोई ना कोई हाफ लाइफ इन्वॉल्व है
लिख लिया? डन, ठीक है। देखो T7/8 का मतलब ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ 7/8 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर 7/8 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो गया है तो बचा कितना होगा? 1/8 बचा है। तो अगर 1/8 बचा है तो 1/8 कब बचा होगा कि सर A0 से A0/2 बचेगा, A0 से A0/2 जाने में, मतलब बचा कितना होगा A0/2, फिर A0/2 से A0/4 जाने में, फिर A0/4 से A0/8 जब जाएगा तो कंज्यूम कितना हो चुका होगा? 7/8। तो 3 हाफ लाइफ लगेंगे उसमें, राइट? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ समझते हैं इसके जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के। सो ग्राफ्स के लिए सारी इक्वेशन बताना जरूरी है। तो सबसे पहले AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT, पहला तो ये था। इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ मिल जाएगा। ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT, इससे ln कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ln A0/AT इज इक्वल टू KT, इससे ln A0/AT वर्सेस T का ग्राफ भी मिल जाएगा, अगर इफ इन केस अगर कहीं पूछते हो तो। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 माइनस A0 इंटू x मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT था, याद करो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है T हाफ इज इक्वल टू ln2/K। तो T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का भी ग्राफ आपको ऐसे मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको काम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट नो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कांस्टेंट होता है? हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर में क्या कांस्टेंट होता है? रेट कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। अब आप सारे ग्राफ बनाओ जो जीरो ऑर्डर के लिए आपने बनाए थे। जीरो ऑर्डर के लिए जो जो ग्राफ बनाए थे वो सारे ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। कर लिए? दिखाओ। हाँ बताओ कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ किए? ये दो है, रेट वाला मेरे को समझ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का स्लोप गलत है, ऐसे होता है। क्यों? जब डबल डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये नेगेटिव आएगा, सो कॉन्वेक्स होगा ऊपर से ऐसे। रेट का सही है क्या? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सही है। सर रेट वाला कैसे करेंगे? रेट वर्सेस टाइम का सही नहीं है। रेट वर्सेस टाइम के लिए तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि रेट टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, तो है ही नहीं। रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो वैसे ही आएगा जैसा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का है, ऑलमोस्ट वैसे ही। हाँ जी। सो फर्स्ट ग्राफ क्या था? प्रोडक्ट का रिएक्टेंट टाइम के साथ। हाँ देखो सबसे पहला तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं इसे डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा AT वर्सेस T का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। ध्यान दो यहां पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे है टाइम।
देखो यार, जब टाइम जीरो होगा, इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है, ये डेरिवेशन कहां से आ रहा है, ये इस इक्वेशन से आ रहा है ग्राफ। तो जब टाइम जीरो होगा तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो AT इक्वल्स टू A0, और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए भाई, जीरो पे उतना ही रहेगा जितना इनिशियली आप लेके आए थे। तो टाइम जीरो पे A0 से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीजिंग होगा, कभी जीरो नहीं होगा, एसिम्पटोट हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। e टू द पावर -x का ग्राफ है भाई, इधर ये है ना, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, AT विल बी इक्वल टू A0 इंटू e टू द पावर -kt। में वापस लिख देता हूं ताकि याद रहेगी किसका ग्राफ है, ठीक है। स्लोप फिक्स नहीं रहेगा ना, हर मोमेंट पे स्लोप बदल रहा है ना, हर मोमेंट पे स्लोप इसलिए बदल रहा है क्योंकि हर मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बदल रही है, और हर मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बदल रही है क्योंकि हर मोमेंट पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है, तो स्लोप भी डिक्रीज होता जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे रेट इज क्या, dc बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a, और a खुद टाइम के साथ घट रहा है, तो dc बाई dt भी तो घटेगा टाइम के साथ, और dc बाई dt क्या है, इस इक्वेशन का स्लोप है। तो देखो पहले स्लोप ज्यादा था, फिर धीरे धीरे स्लोप कम होता जा रहा है इसका, राइट। तो विथ टाइम रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉमनली हमने पिछले क्लास में भी ऐसा ही ग्राफ बनाया था ना, डिकम्पोजिशन का ग्राफ। ऐसा ग्राफ हमने नहीं बनाया था, बट ऐसा भी हो सकता है अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर हुआ तो, बट मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स विल बी लाइक दिस, इसलिए हम ऐसा बनाया। नेक्स्ट करें। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो यार, वैसे तो ग्राफ का थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, पता नहीं अब तक आप लोग ग्राफ पढ़ते हो, मुझे नहीं पता मैथ्स में कब तक पढ़ते हो ग्राफ। मैक्सिमम मिनिमम तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? कब पढ़ोगे सर? अभी कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स में पढ़ाया थोड़ा बहुत है ना, ठीक है, तो समझो इसको। सो जो ग्राफ है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, जो इक्वेशन है अपने पास इसके लिए वो है x इज इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। अब ध्यान दो, बाउंड्री तो मिल जाएगा आपको, कैसे कि जब टाइम जीरो होगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली इट शुड बी 0 एंड एक्चुअली इट इज 0। दिख रहा है क्या आपको कि जब टाइम जीरो रखोगे यहाँ पे तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो इंटायर टर्म इज 0। तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है। और टाइम जैसे जैसे पास होगा, अब अपने को पता करना है कि ऐसा या ऐसा, ये है नेक्स्ट चैलेंज अपना। तो इसके लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, उससे आपको स्लोप पता चलता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। स्लोप आएगा कैसे पॉजिटिव? क्योंकि माइनस के आगे आ जाएगा और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब dx बाई dt जो हो जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो उससे पता चलता है कि सर स्लोप मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है, ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब जो स्लोप का डिक्रीमेंट है वो कैसे हो रहा है कि टाइम के साथ स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, बिकॉज दिस इंडिकेट्स कि टाइम के साथ स्लोप बढ़ रहा है एंड दिस इंडिकेट्स कि टाइम के साथ स्लोप। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो मतलब फाइनल वाला स्लोप इनिशियल वाले से कम है, मतलब बाद का स्लोप इनिशियल से कम है। बेसिक मैथ से आप मुझे बताओ कि डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? स्लोप का डिफरेंस, ये बताएगा ना। तो अगर स्लोप का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाद का स्लोप पहले से कम है। अब इसका आप डबल डिफरेंशिएशन करो, देखो इसका आप dx बाई dt अगर करते हो तो क्या आएगा? A0 माइनस के माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा वैसे तो, माइनस के A0 इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। बोलो ये होगा क्या? देखो एक बार, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स
और अगर e टू द पावर ax होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, a आगे आ जाएगा। तो a क्या है यहाँ पे, माइनस के है, तो माइनस के आगे आ गया, और एक माइनस पहले से ही है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका जो स्लोप हो गया वो हो गया क्या, k इंटू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। पहला तो ये हो गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, एक बार और क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब दिस टर्म इज नेगेटिव, मतलब फाइनल स्लोप, आगे का स्लोप पहले के स्लोप से कम है। तो अगर ये मैं देखूं, अगर ये मैं देखूं तो इसका स्लोप ये है और यहां का स्लोप ये है, ज्यादा कहां है, इसका स्लोप कम है सर, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा इसका डिफरेंस। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो सर इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो इसका डिफरेंस जरूर नेगेटिव आएगा, मतलब सही ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ गलत है, राइट। सो किसी भी ग्राफ का कर्वेचर पता करने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, कि ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, उसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बाकी मैथ्स में सीखोगे, है ना, सारी मैथ्स केमिस्ट्री में सीख लोगे तो कुछ तो मैथ्स के लिए रहना चाहिए। ठीक है, वैसे भी तुम वैसे ही बनाते हो, पिछले क्लास में पता नहीं है कि क्यों बना रहे हैं, पर हमने ऐसे ही बनाया था, अगर आपको याद हो, रेट ऑफ अपीयरेंस का ग्राफ, है ना। तो बट स्टिल मैंने आपको लॉजिक के साथ बना दिया कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, है ना। तो अब हम ये वाला हटा दूं, फिर नीचे वाला मैं फाइनली समझ में तो आ ही गया कि नहीं बनने वाला है, तो मैंने हटा दिया। तो इंक्रीजिंग स्लोप, पहले तो बात है कि पॉजिटिव स्लोप विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्लोप, समझ में आ रही बात, कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब है सर ऊपर जाएगा, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्लोप का मतलब है कि धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा, पहले स्टार्टिंग में ज्यादा स्टीप होगा देन वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम पता चल गया। नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ कुछ है क्या, बताओ। रेट की इक्वेशन तुमने खुद लिखी है क्या, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिखा हमने। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप के, कुछ करना ही नहीं इसमें। यहां पे है रेट, यहां पे है कॉन्सेंट्रेशन, स्लोप क्या है इसका, के। फोर्थ बताओ, रेट वर्सेस टाइम का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब कैसे करना है, क्योंकि भाई सर हमें रेट वर्सेस टाइम की तो कोई इक्वेशन ही नहीं पता, रेट वर्सेस टाइम की इक्वेशन कोई पता ही नहीं अपने को, तो हमें रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन की इक्वेशन पता है और हमें कॉन्सेंट्रेशन की इक्वेशन पता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो आपको पता है, फोर्थ ग्राफ है बाय द वे, रेट वर्सेस टाइम, तो तुम्हें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, के इंटू ए, और अभी हमने डिराइव किया ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो ए टी ही है एक तरह से। तो ए क्या हो जाएगा, के इंटू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये एक नया कांस्टेंट बन गया भले ही, लेकिन ग्राफ तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ही है ये। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो रहा था, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो जैसे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा वैसे ही रेट भी वेरी करेगा टाइम के साथ, विथ अ डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन वेरिएशन का पैटर्न सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई इसका जो ग्राफ बनेगा। और डाउट हो तो बता देना भाई, ये सब बहुत ही मतलब थोड़ा सा हाई लेवल सोचने में लग सकता है, बट प्रैक्टिकली अगर देखो तो कोई बहुत बड़ी बात हम कर नहीं रहे यहाँ पे, है ना।
बस यूं है कि तुम छापने और लिखने में ज्यादा बिजी हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग का फोकस कम है, इधर की समझ कम रहे हो, तुम बस सोच रहे हो कि जल्दी से लिख के आगे बढ़ जाओ, तो टाइम के साथ फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पे अगर रेट है और यहाँ पे टाइम है, तो ग्राफ पे पहले तो वैल्यूज रख के देख लिया करो कि सर जब टाइम 0 होगा तो ये टर्म हो जाएगा 1 का मतलब स्टार्ट होगा k इंटू ए नॉट से, होना भी चाहिए कि सर जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और रेट इज इक्वल टू के ए, तो के ए नॉट ही होना चाहिए, तो स्टार्ट होगा ये k इंटू ए नॉट से, इसका y इंटरसेप्ट, और ये वैसा ही जाएगा जैसा अपना कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ था, ठीक है। बस उसका स्लोप था क्या, उसका स्लोप था k स्क्वायर इंटू समथिंग, इसका स्लोप हो जाएगा k स्क्वायर ए नॉट इंटू समथिंग, ठीक है। लास्ट क्या था, फिफ्थ ग्राफ, हाफ लाइफ वर्सेस, सीधी लाइन होगी पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, half life is ln2 by k, so half life depends on rate constant but not on initial concentration. डन, लिख लिया, ये सबने ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट क्लास कब है अपनी, अच्छा अल्टरनेटिव्स हैं क्या आप सारी, परसों भी डबल लेक्चर है तुम्हारा, और परसों भी 3 बजे से ही क्लास अपनी, हाँ परसों भी 3 बजे से, 11 से परसों मॉर्निंग में क्या, तो दूसरे टीचर का कौन सी किसकी क्लास है वो, तो मैथ्स वाले सर से बात करो ना, क्योंकि मेरी तो 11 बजे है, अगर मेरी 11 बजे है मतलब मेरी 7 बजे कहीं क्लास होगी, तभी 11 बजे है ना, तो फिर मॉर्निंग में डिफिकल्ट है, बट देख लेता हूँ मैं वैसे, पर अगर मान लो मैं कर भी दूं तो फिर सर की कहीं क्लास होगी 11 बजे, तो सर अगर 11 बजे ना ले पाए तो मेरे 7 बजे लेने का कोई फायदा ही नहीं है ना, हाँ बहुत ज्यादा एक्चुअली। सो मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ कि मेरी कोई पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप अपना देख लो। क्या डेट है, कल संडे, कल परसों ना, हाँ परसों, परसों आपकी क्या क्लास 11 बजे से है, मेरी दूसरी क्लास नीचे ही है 3 बजे से, तो मेरी तरफ से तो पॉसिबल है, मैं कोई नहीं घर चला जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप सर से पता करो कि सर का हो सकता है क्या 11 बजे, अब आप लोग डिसाइड, मतलब मेरी तरफ से पॉसिबल है, अगर आप डिसाइड कर लो तो कल बता देना मुझे, हाँ जी। नेक्स्ट पी हाफ वर्सेस ए नॉट, गाइस वापस आ जाओ, हाँ शांत हो जाओ, हो गई ना बात। यहां ध्यान दो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलता, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैन्युअली तो हम बदल सकते हैं ना, कि बाहर से ज्यादा डाल दिया और डाल दिया, राइट। तो यहां पे अगर टी हाफ है, या फिर मान लो 2 अलग अलग रिएक्शन है, एक में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया सेम ही एलिमेंट का 100, दूसरे में 500 लिया, तो हम चेक कर रहे हैं कि अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो हाफ लाइफ का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, बिकॉज हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो कुछ नहीं होगा। ऐसा ग्राफ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ln2 बाई के 0.693 बाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड थर्ड ऑर्डर सिलेबस में नहीं करेंगे हम, और पहले जो सिलेबस का पार्ट है उसको कंप्लीट करके देन एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो सेकेंड थर्ड। फोर्थ वाला ग्राफ एक बार वापस समझाता हूं। देखो फोर्थ वाले ग्राफ में रेट का टाइम के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, पर रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का हमें टाइम के साथ पता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड विद टाइम यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हमने इसको इसके टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इसका ग्राफ बना लिया हमने। थर्ड वाले का क्या है, रेट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो है प्रोपोर्शनल। सेकेंड वाला तो पूरा डिटेल में समझाया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, ई हो सी हो डी हो, क्या फर्क पड़ता है अपने को। यहाँ पे मैंने बोला कि पहले तो बाउंड्री कंडीशन पता, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन तो डिफरेंस ही बताता है वैसे भी। तो अगर सिंगल डिफरेंशिएशन स्लोप बता रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन स्लोप का डिफरेंस बताएगा। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन है। ई छोड़ दो, दुनिया की कोई भी इक्वेशन हो, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्लोप पता चलेगा, और अगर आप उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। क्योंकि प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिफरेंस होता है दो चीजों का। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन देखे तो डिफरेंस का डिफरेंस है वो, विच इज स्लोप, स्लोप का डिफरेंस है वो। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब फाइनल स्लोप इज मोर देन इनिशियल स्लोप, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप। नॉट जस्ट ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो दुनिया का, हाइपरबोला, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, कुछ भी ग्राफ हो, आप सेम लॉजिक लगाओ आपको सेम आंसर आएगा, है ना। ओके, क्वेश्चंस। अब थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, मतलब ट्राई टू एटलीस्ट।
हाँ जी, चलो स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, आ गया क्या? क्या आया? 19 पॉइंट कितना आ रहा है? टाइम ही तो निकालना है। रेट कांस्टेंट, a first order reaction is 20% complete in 10 minutes. So the rate constant for the reaction is, so 20% का डेटा दिया है तुमको, 20% का डेटा तुमको दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ए नॉट कितना है? ए नॉट को ए नॉट ले लो, AT will be 0.8 A naught, because if 20% is consumed that means 80% is still there. So A naught हो गया A naught, KT हो गया 0.8 A naught is equals to KT. T दिया है, K निकालना है, नहीं क्या? तो T हाफ तो कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं होता ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता ना, वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है। सो A से B कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, A नॉट से स्टार्ट किया, ये 0, फिर 10 मिनट के बाद ये हो गया 0.8 A नॉट, और ये हो जाएगा 0.2 A नॉट। खैर इसके A नॉट से मतलब नहीं अपने को, बटा दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला होता है ln A नॉट बाई AT इज इक्वल टू KT, या ln AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, सेम चीज है ना? तो ln A नॉट कितना है भाई? A नॉट है, AT कितना है? 0.8 A नॉट इज इक्वल टू K निकालना है, और T कितना है? 10 मिनट्स। सो आप मिनट में ही कर लो, सेकंड में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे करना है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 1 बाई 10/8 हो गया, राइट? सो 10/8 कितना हो जाएगा? 2.303 log 10/8 कितना हो जाएगा? log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 8 की वैल्यू होगी 3 log 2, दैट इज 0.9 होगा। 0.9 को माइनस कर दे अगर हम लोग, 1 में से बचा 0.1 इंटू 2.303, सो ये हो जाएगा 2.303 log 10/8। पहले मैं आपको समझाता हूँ, इज इक्वल टू, तो 0.303 डिवाइडेड बाई 10, सो 0.023 आएगा आंसर एक्चुअली में, अगर किसी का आया है तो। K इंटू 10 होगा क्या? देखो आप ln को log में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना 2.303 से। हाँ तो 10 मिनट्स होता है, ये 10 मिनट्स के लिए, ये 10 तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, 10 और 8 हो गया ना। याद ध्यान दो, 2.303 log 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस log 8 की वैल्यू होती है 3 इंटू 0.9, 3 इंटू 0.301, 0.301 इज log 2 की वैल्यू, और log 8 क्या होता है? log 2 to the power 3, 3 आ जाएगा आगे, so 3 log 2, so log 8 is 3 log 2, log a by b is log a minus log b।
क्लियर है या एक्सपैंड करूं इसको? नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। ये बताओ कि इसको तुम ये लिख सकते हो क्या, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 8 इज इक्वल टू k इंटू 10, लिख सकते हो क्या? log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2.3 इंटू 1 माइनस log 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो क्या? 8 को लिख सकते हो 2.3 इंटू 1 माइनस 3 log 2 लिख सकते हो क्या? और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, सो 0.3 इंटू 3 हो गया ना 0.9, सो 0.9 तो ये हो गया 2.3 इंटू 1 माइनस 0.9 इज 0.1, अब तो लिख दूं सीधे, इज इक्वल टू k इंटू 10, सो दिस इज ऑलरेडी 0.23 और उसको 10 से और डिवाइड करोगे तो 0.023 हो जाएगा। सो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, या तो आप लिखो k इज इक्वल टू 0.023 या आप के लिख सकते हो क्या, 2.3 इंटू 10⁻⁻²। देख लो एक बार, पर ये मिनट में है, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स कैसे पता करते हैं, ये भी पता करना कि जब भी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स में हो सिर्फ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बताया भी था पिछले क्लास में कि यूनिट ऑफ के इज कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर इनटू टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। लिख लो इसको। किसका किसका आ गया था ये? बस एक। बहुत खराब कैलकुलेशन है तुम लोग की, बहुत स्लो भी है। बताओ। किसको किसको नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन? समझ में आ गया था क्या करना है? चलो फिर बताओ ये क्या होगा इसका। क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहे हैं कि P और Q दो रिएक्टेंट है, कह रहे हैं कि जितना टाइम 75% P को रिएक्ट करने में लगता है वो डबल है जितना 50% को रिएक्ट करने में लगता है। तो मतलब P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1, क्योंकि P का हाफ लाइफ बेसिकली जितना टाइम 100 से 50 जाने में लगता है उतना ही टाइम 50 से 25 जाने में भी लगता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये लगता है, हमें पता है, पर क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि उसको 100 से 50 जाने में जो टाइम लगा 50 से 25 जाने में उतना ही टाइम लगेगा, मतलब 100 से 75 जाने में जो टाइम लगेगा वो डबल होना चाहिए 100 से 50 जाने वाले टाइम का, और ऐसा हो रहा है। मतलब रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P फर्स्ट ऑर्डर है क्या? हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, और Q के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया इन्होंने। ये ग्राफ किसका है? देखो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ किसका है ये? अरे Q का तो है, पर ऑर्डर कौन से ऑर्डर का है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, स्ट्रेट लाइन होता था विथ माइनस के स्लोप। तो मतलब P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 1। आंसर हो गया डी। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? तो दोज ऑफ यू जिनको सॉल्यूशन चाहिए, 100 से 50 में टी हाफ, 50 से 25 में अनदर टी हाफ, तो यहां से यहां जाने में 2t हाफ। तो जितना 50% कंज्यूम होने में लग रहा है उतना ही 75% में लग रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। और ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का है, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें। तीन पार्ट है इसके।
हाँ जी। अच्छा, पीओसी का टेस्ट हुआ था क्या आप लोग का? नहीं, 2 टेस्ट पेपर्स है मेरे पास। सो मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं कर दो, आप पहले प्रिपेयर करो। सो रिवीजन में आप कहाँ पहुंचे? रिवीजन में कहाँ पहुंचे आप लोग? हाँ भाई सम्यक, कहाँ तक रिवाइज कर लिया बताओ? रिवीजन रिवीजन। हाँ हाँ करो, नहीं कहाँ तक किया है पूछ। थर्मो कर रहे हो, छोड़ दो, करंट टॉपिक करो जो बीटेस में आने वाले हैं। इसमें कोई थर्मो काम नहीं आता भाई। अच्छा, फिजिक्स की वजह से कर रहे हो? हाँ तो छोड़ दो, मतलब जो कर पाओ सो कर लो। करंट टॉपिक पे ध्यान दो, बीटीएस में टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है ना? तो पुराने माइंडसेट और पुराने तरीके से नहीं हो पाएगा इस बार। एक वीक पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा। एक वीक पढ़ने वालों के 2-3 मार्क्स भी आ सकते हैं इस बार बीटीएस में, नेगेटिव में आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा, है ना? इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है इस बार, और थ्योरेटिकल पार्ट में नेगेटिव जितना जल्दी सही आंसर आता है उतने जल्दी गलत आंसर भी आता है उसमें, है ना? देयर इज नो वे कि तुम कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो कि क्या है क्या नहीं। सो मेक श्योर करो, पार्ट वाइज मैं टेस्ट करा लूंगा। मेरे पास पीओसी का टेस्ट है, मैंने विज वालों का करा लिया है। पीओसी का टेस्ट है, आप पीओसी पढ़ के आओ, अगली क्लास में टेस्ट दो। आप डी ब्लॉक पढ़ के आओ, उसके अगली क्लास में टेस्ट दो। आपको मैं टेस्ट ही वैसे करूंगा कि जो एक लेक्चर में जो कंटेंट डिस्कस हुआ होगा सिर्फ उसी का टेस्ट होगा, जिसमें अराउंड 45 क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में। ठीक है, अब 45 क्वेश्चन कहने को है वो यस नो वाले टाइप क्वेश्चन है, ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए पूरा, एक तरह से कि सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और टेस्ट का टेस्ट भी हो जाए। पीओसी का जो टेस्ट है उसमें टोटल 84 क्वेश्चंस है। अगेन नाम के 84 है, फट 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 होते जाएंगे अगर आपको पैटर्न पता है तो। सो आई हैव गिवन यू 30 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। तो जब भी आपको टेस्ट अगले क्लास में वो टेस्ट करेंगे हम लोग पीओसी का, पढ़ के आना सब लोग पीओसी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना बस। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं बस, ऐसा समझो। या फिर क्लास नोट्स, सेम ही है, सेम ही है, क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो। पीओसी नेक्स्ट क्लास में पीओसी का टेस्ट है, उसके अगले क्लास में डी ब्लॉक का होगा, उसके अगले क्लास में रिडॉक्स का होगा, उसके अगले क्लास में एसिड्स का होगा, सिर्फ एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स का। उसके अगले क्लास में सिर्फ ऑर्गेनिक बेस का होगा। उसके अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का टेस्ट होगा। उसके अगले क्लास में सिर्फ एरोमेटिसिटी, एंड ऐसे करते करते जब आपका बीटेस आ जाएगा, आई थिंक 5 3 + 4 टोटल 7 लेक्चर हैं, तो उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे, फिर कंप्लीट टेस्ट करेंगे पूरा बीटेस का, है ना? सो आप धीरे धीरे प्रिपेयर करो, मैं आपको ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि करंट सिलेबस का उतना ही टॉपिक करो जो एक लेक्चर में हुआ है, उसी का टेस्ट होगा अगले लेक्चर में। जैसे पीओसी ऑफिशियली एक लेक्चर का ही था, हमने 2 लेक्चर में किया था, बट था ही एक लेक्चर का ही, तो एक लेक्चर का है, उसका टेस्ट होगा अगले क्लास में। हाँ टेस्ट ऑर्डर में भेज दूंगा आप। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कभी मान लो 4-5 दिन बाद लेक्चर है, तो अब सिंस नंबर ऑफ डेज कम है, टॉपिक ज्यादा है, तो हो सकता है एक ही टेस्ट, दो टेस्ट दे दूं एक दिन में, एक यहाँ दे देना, एक घर पे दे देना, ऐसा है ना? पर गाइस, सो इसका आया किसी का 9.6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2.4 आई गेस। कितना मल्टीपल है? 4। तो 4 हाफ लाइफ लग गई, तो 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2.5, 2.5 का हाफ 1.25, 1.25 बचा है। पूछ कर रहे हैं? हाँ तो वही पूछ रहे हैं, तो पहला आंसर आ गया वैसे ही 1.25। द मास ऑफ एंड, हाँ तो सही तो है क्या? 1.25 बचा है, क्या दिक्कत है? बोलो 4 टाइम्स कैसे रिड्यूस होगा? कितने हाफ लाइफ लग रहे हैं? 4। तो 4 हाफ लाइफ का मतलब कि 4 बार आधा होगा ना, तो 10 का आधा 5, तो 1.25। एक 10 से 5, 5 से 2.5, 2.5 से 1.25। अच्छा एक और रह गया, हाँ 0.75, 0.625, सॉरी 0.625, है ना? ठीक है, तो N2O5 10 था, तो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं यहाँ पे बिना फॉर्मूले के 10 से स्टार्ट किया,
10 से 5 होगा तो कितना लगेगा 2.4 आवर्स, फिर 5 से 2.5 होगा तो अनदर 2.4 आवर्स लगेंगे, फिर इससे 1.25 होगा तो अनदर 2.4 आवर्स, और इससे फिर 0.625 होगा तो अनदर 2.4 आवर्स। टोटल यहां से यहां जाने में फिर लगे कितने 9.6 आवर्स। तो मतलब आपसे यही पूछा था कि फाइनली कितना बचा, तो ये आपका पहले का आंसर है 6.25। बी पार्ट, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दिस टू दिस। सो हाफ लाइफ पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ln A0 by AT इज इक्वल टू KT, राइट। A0 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है अगर सेम सब्सटेंस है तो, बिकॉज मास का रेशियो भी वही होगा जो उसके मोल का रेशियो होगा, क्योंकि मोलर वेट कैंसिल ही हो जाएगा डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो भी वही होगा जो उसके मोल का रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का भी रेशियो वही होगा जो मास का रेशियो होगा या मोल का रेशियो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। सो सेम सब्सटेंस है तो कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो, काम कर जाएगा। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास के नहीं है, टी पूछ रहे हैं, ये और ये दिया है, ये भी नहीं पता के। देखो यहाँ पे नोन क्या क्या है कि कितने से कितना जाना है ये पता है, कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो एक और अननोन क्वांटिटी है जो कहीं से तो निकलनी चाहिए ना, तभी तो फाइनल टाइम आएगा। पर के का फॉर्मूला हमें पता है, के क्या होता है, देखो टी हाफ क्या होता है था, ln 2 by k, तो के क्या हो जाएगा ln 2 by t हाफ, और टी हाफ इन्होंने निकाल रखा है कितना 2.4, तो के आ गया कितना, के आ गया ln 2 by 2.4, ठीक है, ठीक है, के आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा आगे वो होगा क्या, ln 5 into 10 power 10 से कहां जाना है 1 into 10 to the power 8 तक, ln A0 by AT is equals to KT, K कितना है ln 2 by 2.4 into T, और यही T तो निकालना है आपने को, बस सॉल्यूशन का है। बस वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो सॉल्व करने नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्चुअली कुछ है ही नहीं पूरे काइनेटिक्स चैप्टर में। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया ln 500 ln 500 है, राइट, और ये क्या है ln 2 इंटू टी बाई 2.4। नाउ ध्यान दो, यहीं पे ln को दोनों साइड में log में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि log 500 हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल तो ln 500 भी सकते हैं, बट log 500 की 5 की वैल्यू पता है अपने को। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि log 500 इज इक्वल टू log 2 बाई 2.4 इंटू टी, लिख सकते हैं। अच्छा, log 500 को log 2 प्लस log 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस log 5, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, 0.693 होता है, बट 0.6 होता है, पर क्या बोलेंगे हम 0.7 रफली वही होता है। तो 0.7 को 2 ऐड कर दिया, 2.7 हुआ, सीधे लिख रहा हूं मैं इसको 2.7 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू टी, कितना आ गया, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, सही ना, 9 ही हो गए, 9 इंटू 2.4 कितना हो गया, 9 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 21.6। सो 21.6 मिनट्स लगेंगे टू रीच दैट नंबर 2.7। log 500 को लिख सकते हो आप 2 log 5, कैसे log 500 को लिख सकते हो log 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो log 5 प्लस log 10 टू द पावर 2 वो हो जाएगा 2। ऐसे कैसे होगा, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा, किसका आया था ये, किसी ने ट्राई नहीं किया, छाप लो, ये जरूरी है, छापना जरूरी है, सॉल्व थोड़ी करना हमें।
है ना? हाँ हाँ? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, तुम कहाँ कर रहे हो? तुम तो ज्यादा से ज्यादा देख रहे हो सिर्फ कि हाँ कुछ तो हो रहा है इधर। चलो फॉर्मूला लगाना शुरू करो फटाफट, दिमाग मत लगाओ, कुछ पढ़ो मत, फॉर्मूला लिख लो पहले कि क्या करना है, हो जाएगा। स्टार्ट करो। अरे हर बार हाफ लाइफ पता होना जरूरी नहीं है, एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है, ln AT A नॉट बाई AT इज इक्वल टू KT, तो वो उससे भी कर सकते हैं हम लोग, K की वैल्यू उससे भी निकाल सकते हैं। अभी पीछे करो सॉल्व। सम्यक तुमने कुछ बोला था सर, एक चांस दे दो। हाँ चलो एक काम करो, कैलकुलेशन पार्ट फास्ट कर लो, है ना, मतलब फटाफट से कैलकुलेटर से कर लो, ताकि तुमको ये समझ में आए कि मैं कर सकता हूँ अगर टाइम रहेगा तो। वैसे तो हाँ 0.046, टेन का पावर में कुछ गड़बड़ किया आपने, बाकी तो ऑप्शन डी है। देख लो बी भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ 10 के पावर का ही डिफरेंस है। आप अभी 10 पावर -6 कह रहे थे, तो आप जब आगे बढ़ोगे तो 10 पावर -7 हो जाएगा। बी है। क्या निकालना है? रेट निकालना है जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो। तो एक काम करते हैं, रेट निकालने के लिए रेट कांस्टेंट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं पहले तो। किसी का आया रेट कांस्टेंट? ln2/15। और कोई किसी का नहीं? डी है क्या? चलो देखते हैं, शायद बी है इसका आंसर, देखते हैं। मुझे आप बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने फर्स्ट ऑर्डर का? आपको के निकालना है, रेट कांस्टेंट। वैसे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4 हाफ लाइफ इसमें भी लग रही है शायद, तीन हाफ लाइफ इसमें भी लग रही है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो हाफ लाइफ 15 मिनट है इसका, है ना। हाफ लाइफ इसका 15 मिनट्स है, तो ln2/15, के की वैल्यू वहीं से आ गई, बिना एनी कैलकुलेशन के वहीं से आ गया। ln2/15 रखोगे इनटू ये नंबर, आंसर आ गया। एक तो ये है, या फिर आप पूरा प्रोसेस से जाओ, क्या ये ln A0/AT इज इक्वल टू KT, और सर हम t हाफ पे क्यों डिपेंडेंट रहे, हम किसी भी टाइम से k निकाल सकते हैं। तो ln A0 कितना है 0.1 भाई AT कितना है 0.0125, इन दोनों का रेशियो आएगा 8 इज इक्वल टू k इंटू 45, 8 हो जाएगा 2⁻3, तो इसको सीधे लिख दो मैं 3ln2 इज इक्वल टू k इंटू 45। किसी को डाउट है तो अभी बता दो क्या माइनस होगा? नहीं 8 हुआ भाई, 1/8 का हुआ। ln A0/AT लिखा है ना, जब AT/A0 लिखोगे तो तुम माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। तो सेम ही आ गया, जो हाफ लाइफ से करते वही आ गया। कितना आया
3 से 45 कैंसिल हो जाएगा 15, तो K आ जाएगा ln 2/15। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? K इंटू ए नॉट या A। K कितना आया? ln 2/15 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻3। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693/15 इंटू 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हो आप 70/15 इंटू 10⁻⁻5। देख लो, मतलब 69.3/15 होगा, बट मैंने रफली 70 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ 15 5 जा 75 होता है, 15 5 75, राइट? 15 इंटू 5 इज 75, 15 इंटू 6 इज 60, तो उन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा, 4.5 कुछ होगा, इंटू 10⁻⁻5, एक ही है। बोलो, नेक्स्ट करें। हो गया? तुम लोग मैथ्स के क्वेश्चन कैसे करते हो भाई? मेरा तो डाउट यही रहता है। या फिजिक्स का कैसे करते हो? चलो मैथ्स तो फिर भी ठीक है, सर से सॉल्व करवा लेते हैं ऐसा। हाँ, हो जाता है। हाँ, अरे पहले क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन सही कर दो, ब्रेक दे दो। हाँ भाई थोड़ी मेहनत करो यार आप लोग, मतलब खुद के लिए तो मेहनत करो कम से कम थोड़ी। इन जनरल बहुत वीक चल रहा है भाई कैलकुलेशन, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने, एकदम सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो ब्रेक के बाद शुरू होगा अभी, है ना? तो आपको ये समझना है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, आप बस आलसी हो गए सब लोग, आप लोग, कि मतलब आपको मन ही नहीं करता क्वेश्चन देके कि अटेम्प्ट करूं मैं, कि 5 मिनट वेट करता हूं, सॉल्यूशन आ ही जाएगा, छाप लूंगा। पर पॉइंट ये है कि उससे कुछ आएगा नहीं। उससे होगा क्या कि तुम छाप के नोट्स अच्छे अच्छे बना लोगे, बढ़िया बढ़िया, पर एग्जाम में कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज आप थोड़ी मेहनत खुद के लिए करो, मतलब 5 ही क्वेश्चन करो क्लास में भले, पर खुद से 5 क्वेश्चन तो करो 10 में से, है ना? आंसर नहीं आएगा, 50% स्टेप तक तो जाओ, लगे कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहा था, मैं थोड़ा टाइम मिलता तो सही कर लेता। हाँ जी, बी आ रहा है, जी आ रहा है। ये आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों का हाफ लाइफ दिया है, दोनों के हाफ लाइफ का फॉर्मूला अपने को पता है, रखेंगे, रेशियो लेंगे, आंसर आ जाए। इतना सा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ 40 है, सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ 20 है, तो दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो बताओ। हाँ बताओ भाई ब्रेक वाले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ, कैसे होगा बताओ। पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया क्या? आज ही बताया भाई, आज ही बताया, मतलब आज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहला टॉपिक ही वही स्टार्ट किया था हमने। टी हाफ A0/2K होता है,
जीरो ऑर्डर का, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का होता है ln 2 बाई के। अब इसका k नॉट दिया है और इसका k1 दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, और दोनों का टी हाफ दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर का 40 सेकेंड है और सेकेंड ऑर्डर का 20 सेकेंड। तो ये है 40 और ये है 20। ये मैं नहीं, क्वेश्चन में दिया है। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना क्या है, k1 बाई के नॉट। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो तो k1 ऊपर चला जाएगा, k नॉट नीचे ही रहेगा। तो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड में a नॉट बाई k1 ऊपर चाहिए ना, k1 ऊपर चाहिए, k2 नीचे चाहिए। सो एक सेकंड रुको, a नॉट बाई 2 ln 2 है ना, तो k1 बाई k नॉट क्या है। अच्छा ये नंबर्स गलत लिख दिया, ये 20 है और ये 40 है, ठीक है। ये शुड बी इक्वल टू 20 बाई क्या किया हमने, 2 बाई 1 किया ना, 1 बाई 2 किया है तो 20 बाई 40, ठीक है। अब a नॉट दिया है क्या, 1 पॉइंट और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.693, यहां पे आ जाएगा k1 बाई के नॉट, और ये आ जाएगा 1 बाई 2, और ये एग्जैक्टली सेम नंबर से, ये और ये बराबर है। सो k1 बाई के नॉट आ गया 0.5। हाँ जी, हाँ हाँ, x कैसे निकाला पर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, a नॉट बाई 2 के आ गया, हाँ ठीक है। तुमने ज्यादा एफर्ट लगा दिया ना, मतलब फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाता, किया तुमने भी वही है। चलो ब्रेक के बाद करते हैं बाकी की।